हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। तो जैसे पिछले लेक्चर से हम काफ़ी लेक्चर से डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.6। तो फाइनली आज इस लेक्चर में हम इसको फिनिश करेंगे। आपने होप कि आपने सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से पढ़े बेटा। प्लीज़ ये एक्सरसाइज आपको जरूर करनी है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, एग्जाम्पल्स आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, उनको भी जरूर पढ़ेंगे आप, क्योंकि इस एक्सरसाइज से आपका 6 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म आएगा ही। ओके, तो आज इस एक्सरसाइज के जो कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो फिनिश करते हैं हम। और प्लीज आपकी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, इसके बाद भी कोई भी एग्जाम्पल हो, प्लीज मुझे सेंड कीजिए और मैं आपको सॉल्यूशन जरूर दूंगा उसका। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, एग्जाम्पल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लीज वो जरूर पढ़ें। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि भी आपको एल्टीट्यूड फाइंड करना है। एल्टीट्यूड का नहीं सबको पता है, हाइट होती है। किसकी हाइट फाइंड करनी है? कोन की। कोन ऑफ मैक्सिमम कर्व सरफेस एरिया। तो जैसे हमने ये पढ़ा, कोन है एंड कोन ऑफ मैक्सिमम कर्व सरफेस एरिया। तो जो मैंने अंडरलाइन किया है, इसको पढ़ते ही आप लोग समझ गए हो बेटा कि भाई यहां पे आपका मेन फंक्शन है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया किसका? कोन का, और वो मैक्सिमम। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन को हम क्या लिख देंगे भाई? ए, एरिया पाई आर एल। हो गया कर्व सरफेस एरिया किसका? कोन का। और अब हमें इसको क्या दिखाना है बेटा? मैक्सिमम। जिस ठंडे दिमाग से पढ़ेंगे, कोन ऑफ मैक्सिमम कर्व सरफेस एरिया। तो किसका कर्व सरफेस एरिया? कोन का। तो कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल। लिख दिया, एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल। क्या दिखाना है? मैक्सिमम। तो जिसको मैक्सिमम मिनिमम दिखाना है वो क्या होता है? मेन फंक्शन। तो ये हो गया मेन फंक्शन। अब ये देखो, क्या ये मेन फंक्शन एक वेरिएबल में है या दो में? तो कितने वेरिएबल में बेटा? दो में। कितने में बनाओगे? एक में। अब आगे बढ़ते हैं। विच कैन बी इंस्क्राइब्ड। अब जैसे कौन सा वर्ड पढ़ा? इंस्क्राइब्ड। तो दिमाग में आ गया कि मेन फंक्शन को एक वेरिएबल में कंडीशन जो आएगी बनाने की, वो डायग्राम से। अब वो कौन किस में इंस्क्राइब्ड है? स्फीयर में। और स्फीयर का रेडियस आर। तो सबसे पहले आपने ये बना दिया एक स्फीयर। ये स्फीयर का क्या हो गया? सेंटर। स्फीयर का सेंटर हो गया। अब इसमें इंस्क्राइब क्या करना चाहते हो? कोन। तो कल आपने याद हो तो स्फीयर में एक क्वेश्चन में आपने सिलेंडर इंस्क्राइब किया था। तो मैंने कहा था भी सिलेंडर आप उसमें इस तरह इंस्क्राइब करोगे कि स्फीयर का सेंटर और सिलेंडर के बेस का सेंटर एक ही लाइन पे हो। दैट इज एल्टीट्यूड ऑफ सिलेंडर। ओके, अब आपको इसके अंदर क्या इंस्क्राइब करना है? कोन। तो वो इस तरह से इंस्क्राइब करोगे कि जो कोन का बेस ऑफ सेंटर है और जो स्फीयर का सेंटर है वो एक ही लाइन पे होनी चाहिए, एंड दैट लाइन इज एल्टीट्यूड ऑफ कोन। तो हम इसमें कोन इंस्क्राइब करेंगे। तो ये हमने इसमें बेटा एक कोन इंस्क्राइब किया। ये कोन के सेंटर हो गया किसका? बेस का। ये क्या हो गया? उसका रेडियस। अब ये दोनों सेंटर और बेस आपके सेम लाइन पे होने चाहिए, एंड दिस सेम लाइन इज एल्टीट्यूड ऑफ कोन। स्फीयर में आपको कोन इंस्क्राइब करना है ना बेटा। तो स्फीयर का सेंटर होता है, सबको पता है। कोन के बेस का भी सेंटर होता है, सबको पता है। तो वो सेम लाइन पे होनी चाहिए, एंड दैट लाइन इज ऑलवेज एल्टीट्यूड। Okay, can you tell me this length? What is this length? Radius. किसका radius? Sphere का क्या है? Capital R. What is this length also? Radius of sphere क्या है? Capital R. Can you tell me this length? क्या ये length पता है आपको? नहीं पता। तो इस length को आप क्या मान लेंगे? x। और ये length सबको पता है क्या होती है बेटा? l। समझ गए डायग्राम? ये क्या होता है? सबको पता है 90। तो हम इसको क्या लिख देंगे? ए
बी, सी और डी। अब मैं आपको सिर्फ इतना करवाऊंगा ये क्वेश्चन कि इस मेन फंक्शन को कितने वेरिएबल में बना के दे दूंगा मैं आपसे, एक में सोल्व करना आपका काम। क्लियर है सब कुछ जो बोर्ड पे लिखा है? ओके। अब हम इसमें सबसे पहले ट्रायंगल लेते हैं, स्मॉल ट्रायंगल एबीसी, कि भाई फ्रॉम द स्मॉल ट्रायंगल एबीसी। क्या कौन सी ट्रायंगल है बेटा? ए बी सी। तो आप ये बताओ कि ये ट्रायंगल कैसे ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? कैपिटल आर। दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। तो मैं यहां से लिखूंगा भाई कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां से मैं क्या लिखूंगा बेटा? स्मॉल आर स्क्वायर। तो स्मॉल आर स्क्वायर में किसके इक्वल लिखूंगा? आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हो गया। अब चलो तो सबसे पहले ये बताओ आपको फाइंड क्या करना है? एल्टीट्यूड। आपको फाइंड क्या करना है? एल्टीट्यूड। देखिए दोबारा लिखते हैं हम। कौन है? मैक्सिमम कर्व सरफेस एरिया है। तो कौन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बेटा? पाई आर है। लिख दिया। क्या दिखाना है? मैक्सिमम। तो जिसको मैक्सिमम मिनिमम दिखाना है वो मेन फंक्शन है। तो ये मेन फंक्शन कितने वेरिएबल में? दो में। कितने में बनाओगे? एक में। अब इसमें कौन सा वर्ड था? इंस्क्राइब। तो इसको एक में बनाने की कंडीशन डायग्राम से। डायग्राम क्लियर है कैसे बनाना है? ओके। अब आपको इस कोन का फाइंड क्या करना था? एल्टीट्यूड। तो आप इसमें देखिए बताओ कि व्हाट इज द एल्टीट्यूड ऑफ दिस कोन? आर प्लस एक्स। एल्टीट्यूड जो है वो आपका आर प्लस एक्स है। अब आप मुझे ये बताओ कि इसमें आर कांस्टेंट है या वेरिएबल? कांस्टेंट है, क्योंकि वो क्वेश्चन में गिवन है कि स्फीयर का रेडियस क्या है? आर। तो कैपिटल आर तो कांस्टेंट है। तो व्हाट इज वेरिएबल? एक्स। फिक्स कर लो माइंड में। कैपिटल आर कांस्टेंट है, व्हाट इज वेरिएबल? एक्स। तो बेटा आपको एक्स फाइंड करना है। अब दिमाग में क्या आ गया कि फाइंड क्या करना है? एक्स। तो इस मेन फंक्शन को हम प्योरली एक्स में बना दें। क्लियर हुआ कि एल्टीट्यूड क्या है? आर प्लस एक्स, जिसमें से आर तो कांस्टेंट है तो एक्स फाइंड करना है। तो वेरिएबल एक्स हो गया भैया। अब हम इस मेन फंक्शन को प्योर एक्स में बना देंगे। ये आप माइंड में पहले फिक्स कर लो। हो गया स्मॉल आर के। अब मैं लिखूंगा बड़ी वाली ट्रायंगल से। ट्रायंगल कौन सी बेटा? ए बी डी। ए बी डी। ए बी डी। दिख गई? कैसी ट्रायंगल है? राइट एंगल। व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? एल। तो एल स्क्वायर। व्हाट इज बेस बेटा? स्मॉल आर स्क्वायर प्लस व्हाट इज परपेंडिकुलर? आर प्लस एक्स। तो आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बड़ी वाली ट्रायंगल एल। बेटा एक तो क्या लिखना है? आर। आर तो यहां से आ जाएगा। एक क्या लिखना था? एल। तो एल तो इस ट्रायंगल से आएगा ना एल। तो दिस इज हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज बेस? आर। व्हाट इज परपेंडिकुलर? आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। व्हाट इज योर आर स्क्वायर? उसको यहां लिखें। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज स्मॉल आर स्क्वायर बेटा? आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे भी आप? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और प्लस में क्या हो गया? 2rx। ओके। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। तो एल स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल हो गया? 2r स्क्वायर। और प्लस में क्या हो गया बेटा? 2rx। अब इन दोनों से क्या कॉमन हो गया? 2r। तो यहां क्या बचा? r प्लस एक्स। तो दिस इज एल स्क्वायर। अब आप सबको पता है कि अगर आप यहां से r लिखोगे, सिंपल r लिखोगे तो वो रूट में आएगा। यहां से अगर l लिखोगे तो वो भी रूट में आएगा। तो बेटा यहां पहले स्क्वेयरिंग कर लो आप। रूट हटाने के लिए बताया गया था ना, मेन फंक्शन में अगर रूट आता है तो रूट तो हटा दें। अगर स्क्वेयरिंग करने पे रूट हट रहा है तो वो हटा दें आप। तो पहले स्क्वेयरिंग कर देते हैं। फिर आर रूट में आएगा, एल भी रूट में आएगा। जब आप यहां लिखोगे तो रूट होगा। और फिर पता है मेन फंक्शन में रूट है और स्क्वेयरिंग करने पे हटता है तो हटा सकते हो आप। तो पहले स्क्वेयरिंग कर दीजिए। तो ये हुआ भी ए स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर। व्हाट इज योर आर स्क्वायर बेटा? आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। व्हाट इज योर एल स्क्वायर? 2r into r plus x। ओके। तो ये हो गया भी ए स्क्वायर। इसको करो इससे मल्टीप्लाई तो ये हो गया 2 पाई स्क्वायर आर। ओके। और इसको करो बेटा इससे मल्टीप्लाई। तो जल्दी जल्दी में आर क्यूब माइनस एक्स क्यूब मत लिख देना। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला वर्ड आर क्यूब, फिर प्लस में हो गया आर स्क्वायर एक्स,
माइनस में बेटा एक्स स्क्वायर आर और माइनस में क्या हो गया एक्स क्यूब। अब आप खुद स्टार्ट कर सकते हो। ये आपका मेन फंक्शन है, कितने वेरिएबल्स में ये बताएं? सिर्फ एक, कौन सा? एक्स। पता है एक्स में ही चेंज क्यों किया? क्यों? क्योंकि एल्टीट्यूड चाहिए तो हमें सिर्फ एक्स चाहिए, आर तो कांस्टेंट है, तो मेन फंक्शन को एक्स में बना दिया। इसके आगे का जो कुछ भी काम है वो आपको करना है बेटा। इतने क्वेश्चंस के बाद आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी कि भाई हमें तो आप मेन फंक्शन एक वेरिएबल में बना के दो, हम अपने आप कर सकते हैं। क्या करोगे इसके बाद? इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। तो मैंने पहले भी कहा है 2a नहीं लिखना है सीधा, वैसे इस पे ही लिखा रहने देना। फर्स्ट डेरिवेटिव लिखेंगे, किसके रेस्पेक्ट? डिफरेंशिएट एक्स, उसको क्या पुट करोगे? 0। तो वहां से एक्स को दो वैल्यूज मिलेंगी आपको एक्स की। एक एक्स की वैल्यू मिलेगी माइनस आर, तो लेंथ तो नेगेटिव होती नहीं। एक एक्स की वैल्यू मिलेगी r/3, वो लिख देंगे यहाँ पे। फिर कौन सा डेरिवेटिव? सेकंड। अगर सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा? नेगेटिव, तो दिस विल बी मैक्सिमम। होप आप कर पाओगे कि ये मेन फंक्शन कितने वेरिएबल में हो गया बेटा? कितने वेरिएबल में? x, एक ही वेरिएबल, कौन सा? x। स्टार्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम। फर्स्ट डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट, फिर 0 x मिलेगा, x यहां डाल दीजिए, दो वैल्यू मिलेंगी, माइनस आर तो रिजेक्ट होगी, लेंथ नेगेटिव नहीं होती, एक होगी r/3, वो यहां लिखिए, सोल्व हो गया, आ गया एल्टीट्यूड। फिर मैक्सिमम मिनिमा कौन बताता है? सेकंड डेरिवेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आए तो मिनिमम, नेगेटिव आए तो मैक्सिमा, तो यहां नेगेटिव आएगा, तो दिस विल बी क्लियर है। हमने इसको एक्स में क्यों बनाया यहाँ पे? तो प्लीज ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। इसके बाद जब आप अपने एग्जांपल्स में पढ़ोगे तो एक और एग्जांपल मिलेगा बेटा, प्लीज जरूर पढ़ेंगे, जिसमें आपका स्फीयर में कौन इंस्क्राइब होगा। स्फीयर में कौन इंस्क्राइब होगा, सेम कंडीशन से लिखना है। और उसमें मेन फंक्शन मैं आपको अभी बता देता हूं क्या है? वॉल्यूम। क्या मेन फंक्शन क्या था? कर्व सरफेस एरिया कौन का, वहां मेन फंक्शन है वॉल्यूम ऑफ कॉन। तो प्लीज वो एग्जांपल जरूर पढ़ेंगे। ओके चलिए, इसके बाद आज का सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेकंड लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में, सेकंड लास्ट, कि ये आपकी कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। दिस इज योर एनी राइट एंगल ट्रायंगल। मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, मैं बता चुका हूं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में, प्लीज ध्यान से सुनिए। ये आपकी कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, दिस इज 90 हो गई राइट एंगल ट्रायंगल। इसका हाइपोटेन्यूज कौन है? BC। तो ये कहता है कि इसके हाइपोटेन्यूज पे आपको एक पॉइंट लेना है। तो मैंने इसके हाइपोटेन्यूज पे ये पॉइंट ले लिया, कौन सा पॉइंट ले लिया? D। किस पे पॉइंट लेना है? लिखा है उसकी स्टेटमेंट में कि पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल होगी राइट एंगल, दिस इज हाइपोटेन्यूज, इस पे ये पॉइंट है। अब ये कहता है ये जो पॉइंट है वो इन दो साइड से A और B डिस्टेंस पे है, दैट इज एट द डिस्टेंसेस A एंड B फ्रॉम अदर टू साइड्स, फ्रॉम अदर साइड्स, फ्रॉम अदर साइड्स। तो आपका ये पॉइंट इससे मान लीजिए कितनी डिस्टेंस पे, डिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो इस पॉइंट की डिस्टेंस इस साइड से मान लीजिए कितनी है? A, और इस साइड से मान लीजिए कितनी है? B। डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो पॉइंट था हाइपोटेन्यूज पे बेटा, ले लिया पॉइंट हाइपोटेन्यूज पे। अब ये पॉइंट इस साइड से मान लो A डिस्टेंस पे है, और ये पॉइंट इस साइड से मान लो B डिस्टेंस पे है। अब आप कहोगे ये B ये क्यों नहीं मानना चाहिए? मान लो चाहिए, इसको B मानना चाहिए, इसको ये मानो, चॉइस आपकी। राइट एंगल ट्रायंगल हो गई, हाइपोटेन्यूज हो गया, हाइपोटेन्यूज पे एक पॉइंट हो गया, और ये पॉइंट बाकी दो साइड से, एक साइड से A डिस्टेंस पे, एक साइड से B डिस्टेंस पे। डिस्टेंस मीनिंग परपेंडिकुलर। तो यहां से यहां परपेंडिकुलर डालो, इस पॉइंट की डिस्टेंस इस साइड से A होगी, इस पॉइंट की डिस्टेंस इस साइड से B। अब आगे उसने क्वेश्चन में एक आया भी, शो दैट द मिनिमम लेंथ,
show that the minimum length of hypotenuse, show that the minimum length of hypotenuse is a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 और whole पावर 3/2। कि भाई प्रूव करो कि मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज दिस। तो व्हाट इज द मेन फंक्शन हियर? मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो व्हाट इज द मेन फंक्शन? लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज और उसको मिनिमम शो करना है। तो लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज को किससे लिख लो आप? एल से। लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज क्या लिख लीजिए? एल से। तो देखिए व्हाट इज द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज देयर? बीसी। क्या उस BC को हम ऐसे लिखते हैं बेटा? BD प्लस DC। चलिए पहले ही बताइए, क्या ये डायग्राम क्लियर हुआ आप सबको? होप कि आपको अच्छे से डायग्राम क्लियर हो गया होगा। अंडरस्टूड है डायग्राम? ओके। व्हाट इज द मेन फंक्शन? मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो व्हाट इज द मेन फंक्शन? लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज मिनिमम दिखाना और उसको इसके इक्वल शो करना। तो लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज को L लिखा। व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज? BC, BD प्लस DC। अब देखिए आप सबने खूब पढ़ी है ज्योमेट्री, ओके, 9th 10th में। मैं आपसे कह दूं बेटा ये एंगल मैंने थीटा ट्रीट कर लिया, तो डेफिनेटली ये भी थीटा ही होगा, ठीक है। तो अब देखिए मैंने सबसे पहले लिखा भी फ्रॉम द ट्रायंगल। अच्छा सबसे पहले पता कौन सा वर्ड लिखोगे? BD। तो BD किस ट्रायंगल में आ रहा है? इसमें आ रहा है BD। इसको नया नाम दे दीजिए E। इसको क्या नाम दे दीजिए? F। तो मैं अब लिखता हूं फ्रॉम द ट्रायंगल BDE, फ्रॉम द ट्रायंगल BDE। अब आप इस ट्रायंगल पे आओ BDE। ये इस ट्रायंगल का क्या हुआ? बेस। कौन सा बेस हुआ? BE। ये इसका क्या हुआ? परपेंडिकुलर। और ये क्या हुआ? हाइपोटेन्यूज। तो मैं निकालना किसकी वैल्यू चाहता हूं? BD। और पता मुझे कौन सा है? DE। तो मैं ऐसे लिखूंगा भाई BD और बाई DE। तो दैट विल बी कोसेकेंट थीटा। हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, कोसेकेंट थीटा। व्हाट इज योर DE? B। तो ये हो गया बेटा BD बाई B कोसेकेंट थीटा इक्वल टू। तो यहां से जो BD है उसकी क्या वैल्यू आ जाएगी? B कोसेकेंट थीटा। BD की वैल्यू आ गई B कोसेकेंट थीटा। अब हमें कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है? DC। तो DC किस ट्रायंगल में आएगा? FDC में आ जाएगा। तो अब हम लिखेंगे फ्रॉम द ट्रायंगल FDC। अब आप ये बताओ इस ट्रायंगल से आपको निकालना क्या है? DC। तो इस ट्रायंगल में ये DC क्या हुआ? हाइपोटेन्यूज। ये क्या हुआ? बेस। और ये क्या हुआ? परपेंडिकुलर। तो देखिए आपको निकालना कौन सा वर्ड है? DC। और पता बेस है या परपेंडिकुलर? पता बेस है या परपेंडिकुलर? बेस पता है, तो हम लिखेंगे DC बाई FD। तो हाइपोटेन्यूज बाई बेस क्या हो गया? सेक थीटा। व्हाट इज योर FD? A। तो ये हो गया फिर DC बाई A इज इक्वल टू सेक थीटा। तो यहां से आपका DC किसके इक्वल हो गया? A सेक थीटा। अब ये BD और ये DC बेटा अप्लाई करें। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप सबको? प्लीज इस क्वेश्चन में सिर्फ ये ध्यान रखने का है। तो बेटा L हो गया। व्हाट इज योर BD? B कोसेकेंट थीटा। प्लस में क्या हो गया? DC। व्हाट इज DC? A सेक। This is your length of hypotenuse. Can I write that? क्लियर हो गया होगा आप सबको? तो मैं ये कंप्लीट अब आपका कर रहा हूं बेटा। अब आगे हाँ, ये आपका पता है मेन फंक्शन है, क्योंकि ये क्या है? लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। और हमें इस लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज को क्या दिखाना है? मिनिमम। तो ये इसको क्या दिखाना चाहते हो आप? मिनिमम। तो ये कंफर्म आपका मेन फंक्शन हुआ। अब आप ये देखो कि ये मेन फंक्शन कितने वेरिएबल्स में है। आप कहोगे जी 2 में, A और B। नहीं बेटा,
ए और बी क्वेश्चन में गिवन है, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या गिवन था, आर, तो आर कांस्टेंट था, यहां ए बी गिवन है क्वेश्चन में, तो वो कांस्टेंट है, तो वेरिएबल सिर्फ कौन है, थीटा। तो बेटा हम इसको सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो एल का डेरिवेटिव हम लिखेंगे dl बाई डी थीटा। बी एडिटिव कोसिकेंट थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट थीटा और इंटू कोट थीटा, प्लस में ए एडिटिव सेक का डेरिवेटिव होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो दिस विल बी माइनस बी कोसिकेंट थीटा इंटू कोट थीटा, प्लस में हो गया बेटा ए सेक थीटा और इंटू में हो गया टेन थीटा। अब मैक्सिमा मिनिमा कहता है भाई जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको आप क्या पुट करते हो, जीरो। सेकंड स्टेप, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव, हो गया। सेकंड स्टेप फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो, तो आपका ये हो गया भी माइनस बी कोसिकेंट थीटा इंटू कोट थीटा प्लस ए सेक थीटा टेन थीटा, किसके इक्वल हो गया, जीरो के। ओके, इस टर्म को अगर मैं इधर डालता हूं, ये टर्म अगर मैं राइट में लाऊंगा तो राइट में आके ये टर्म क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, हटा दीजिए, ये लिख दीजिए। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं भाई, आपको कोसिकेंट कब निकाल सकते हो, आप कोसिकेंट थीटा कब निकाल सकते हो, जब आपको दो चीजें पता हो, एक साइन और एक कॉट। सेक आप तब निकाल सकते हो जब आपको कोस पता हो या टेन। तो साइन कोस का कोई रोल नहीं है यहां पे, यहां रोल होगा कोसिकेंट, सेक, टेन और कॉट। तो मैं आपसे ये चाहूंगा भी आप चलो ये बताइए टेन आप कब निकाल सकते हो, जब कोट पता हो, कोट पता होगा तो टेन आ जाएगा, है ना। तो मैं ये करूंगा कि ये जो इक्वेशन आपके सामने है इसको सोल्व करके मैं या तो टेन फाइंड करूंगा या कोट फाइंड करूंगा। यही क्लू इस एक्सरसाइज, इस क्वेश्चन में आपको दिमाग में रखना है कि मैं यहां से कोट या टेन ही क्यों निकालना चाह रहा हूं, ये क्लियर है। क्योंकि मुझे अगर ये लेंथ लिखनी है तो मुझे कोसिकेंट चाहिएगा, सेक चाहिएगा, क्योंकि मुझे लेंथ इसके इक्वल प्रूव करनी है। तो अगर मुझे ये लेंथ लिखनी है तो कोसिकेंट चाहिएगा या सेक चाहिएगा, और कोसिकेंट तब आएगा जब कोट पता हो जाए, और सेक होगा तब टेन पता हो जाए। और टेन है तो कोट तो आ ही जाएगा, कोट है तो टेन तो आ ही जाएगा। तो या तो इसको प्योरली टेन में बना दो या कोट में। तो हम किस में बना रहे हैं, टेन में। समझ जाएंगे ये बात, ठीक है। अब हम इसको लिखेंगे बेटा बी, इसको मैं ऐसे लिख दूं 1 बाई साइन थीटा, ओके। इसको मैं ऐसे लिख दूं भाई 1 बाई टेन थीटा, बिल्कुल। जैसे इसको मैं ऐसे लिख दूं बेटा 1 बाई कोस थीटा, और इसको मैं एज इट इज रहने दूंगा टेन थीटा। इस टेन थीटा को मैं यहां लाऊंगा तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये साइन थीटा यहां पे आएगा, हाँ यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास ऐसे हो जाएगा कि b इज इक्वल टू ए साइन थीटा बाई कोस थीटा, और इनटू में क्या हो गया, टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा हो गया, साइन थीटा बाई कोस थीटा। अब आप इस a को यहां ले आओ तो b बाई ए, और क्या मैं इधर ऐसे लिख दूं बेटा टेन क्यूब थीटा। व्हाट इज साइन थीटा बाई कोस थीटा, टेन, तो टेन क्यूब थीटा। तो ये मेन स्टेप है इस क्वेश्चन में कि आप ये समझे कि मैंने इसको प्योर टेन में क्यों बनाया, ये फिक्स कर देंगे आप, या तो टेन में बनेंगे प्योर या कोट में। तो अब आप यहां से किसकी वैल्यू लिखोगे, टेन थीटा। तो बेटा टेन थीटा की वैल्यू आएगी b की पावर 1/3 अपॉन a की पावर 1/3। अब टेन पता है तो कोट थीटा तो हम लिख ही देंगे, तो इसका उल्टा a की पावर 1/3 बाई b की पावर 1/3। अब टेन पता है तो मैं सेक थीटा लिख सकता हूं, तो सबको पता है कि सेक थीटा क्या होता है, √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक थीटा होता है √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, तो इसका स्क्वायर b की पावर 2/3 अपॉन a की पावर 2/3। अब आप लिखिए यहां 1। अब आप इसको सोल्व करो बाई टेकिंग एलसीएम। तो
a की पावर 2/3, दिस विल बी a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3। ओके, तो यहां से जो sec थीटा है उसकी वैल्यू आ जाएगी रूट a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3, और जो ये नंबर है ना ये, इसका रूट क्या हो जाएगा a की पावर 1/3। दिस इज sec। अब कोट है तो कोसिकेंट निकाल देंगे सेम, कि भाई कोसिकेंट थीटा क्या होता है, रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। लिखिए यहां पे, तो मैं इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूं कि भाई ये आएगा रूट a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 और अपॉन b की पावर 1/3। दिस विल बी योर कोसिकेंट। समझ गए बात को? ओके, अब आप यहां किसकी वैल्यू लिख दीजिए कोसिकेंट थीटा की, आइए वाली यहां किसकी वैल्यू लिख दीजिए सेक थीटा की, ये वाली। यहां कोसिकेंट थीटा लिख दीजिए, ये जो लिखा है यहां से लिख दीजिए सेक थीटा जो ये लिखा है, सोल्व कर लीजिए आपको ये मिल जाएगा। अब आप ये बताइए उस लेंथ को शो क्या करना चाहते थे आप, मिनिमा या मैक्सिमम? तो क्या शो करना चाहते थे, मिनिमम। तो लेंथ किसी को भी मिनिमम मैक्सिमम दिखाना है, कौन बताएगा मैक्सिमम मिनिमा, कौन बताएगा, सेकंड डेरिवेटिव। तो अब आप इसको क्या करोगे, दोबारा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो इसका डिफरेंशिएशन आप किससे करेंगे, बाय प्रोडक्ट रूल। इसका भी किससे करेंगे, बाय प्रोडक्ट रूल। ओके, कोसिकेंट थीटा एज इट इज, इसका डेरिवेटिव प्लस में ये एज इट इज इसका डेरिवेटिव, ये एज इट इज इसका डेरिवेटिव प्लस में ये एज इट इज इसका डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल। टेन पता है, कोड पता है, कोसिकेंट पता है, सेक, वो सब उसमें डाल देंगे। ये काम आपको करना है। मेन का ये था समझाने का, जो मैंने आपको समझा दिया। बस अब आपको ये करना है कि कोसिकेंट और ये सेक यहां डालना है, बस कोसिकेंट और सेक सोल्व कर लेना, ये मिल जाएगी आपको। और मैक्सिमा मिनिमा कौन बताता है, सेकंड डेरिवेटिव। तो इसको कर लेना दोबारा डिफरेंशिएट, इसका बाय प्रोडक्ट रूल, इसका बाय प्रोडक्ट रूल, और चारों वैल्यू पता है, टेन, कोट, सेक, कोसिकेंट, वो इसके सेकंड डेरिवेटिव में डाल देना। वहां सेकंड डेरिवेटिव में आपको कहीं भी नेगेटिव नंबर नहीं दिखाई देगा। तो व्हाट इज लेंथ, मिनिमम। ये आपका क्वेश्चन, आपका सिर्फ एक काम छोड़ा है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना, वो काम आपको करना है। और ये चार वैल्यू जो मैंने अंडरलाइन कर रखी हैं वो उसमें डाल देना, वहां नेगेटिव साइन नहीं दिखेगा आपको, पॉजिटिव लेंथ है। फिर ये कोसिकेंट और ये सेक यहां डाल के सोल्व कर लेना, लेंथ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आज का थर्ड और जो मैं फोर्थ समझाऊंगा उसमें आपका हाफ क्वेश्चन जो बोर्ड पे लिखा रहेगा वो एज इट इज उसी में यूज होना है। काफी लेंथी क्वेश्चंस हैं, लेकिन प्लीज अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। थर्ड क्वेश्चन बेटा, थर्ड लिखा है, पहला वर्ड है सिलेंडर is inscribed। मैं कंप्लीट नहीं लिखूंगा बेटा, सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड इन ए कॉन, कि हमें सिलेंडर इंस्क्राइब करना है कॉन में। सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड इन ए कॉन। शो दैट कर्व्ड सरफेस एरिया, मैंने ऐसे लिख दिया कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर that will be maximum. Curved surface area of cylinder will be maximum when the diameter of cylinder, when the diameter of cylinder, when the diameter of cylinder is equal to radius of base of cone, is equal to radius of base of cone, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कॉन। अब इस क्वेश्चन में जो भी आपको बताया जाए हाफ क्वेश्चन, वो एज इट इज हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो प्लीज अपना ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से ये दोनों क्वेश्चन सुनने हैं। आज जो भी क्वेश्चन पढ़ाए गए आपको अभी तक दो, वो काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं दो समझा रहा हूं अभी आपको, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्लीज अपना ध्यान से सुनिए। सिलेंडर किसमें इंस्क्राइब्ड है, कॉन में।
दिमाग में क्या आया? कोन के अंदर सिलेंडर बनाना है अभी, कोन के अंदर सिलेंडर बनाना है, सिलेंडर में कोन नहीं बनाना, कोन के अंदर सिलेंडर बनाना है। तो बेटा मैंने ये लिया कोन, दिस इज योर कोन। पहले क्या बनाओगे? कोन। तो ये मैंने कोन, बहुत ध्यान से सुनना है एक एक वर्ड। ये हो गया सेंटर ऑफ द बेस ऑफ कोन, ये उसका क्या हो गया रेडियस, ये क्या हो गया उसका एल्टीट्यूड। किसका एल्टीट्यूड? कोन का एल्टीट्यूड। तो ये वो है यहां से यहां तक, तो वो मैंने क्या लिख दिया बेटा h। ये सबको बताया होता है। तो सबसे पहला वर्ड हमने क्या बनाया? कोन। तो पता है क्या पहले क्या लिखोगे? लेट r एंड h denotes the dimensions of cone, denotes the dimensions of cone। कि भाई r और h जो है वो किसकी डायमेंशंस हैं? कोन की डायमेंशंस हैं। कि r और h जो है वो किसकी डायमेंशंस हैं? कोन की डायमेंशन। ये लिखेंगे पहले आप। ये क्यों कह रहा हूं मैं अभी समझाऊंगा आपको। अब इसमें इंस्क्राइब क्या करना चाहते हो? सिलेंडर। अब सबने सोचा कि जैसे आपका कल क्वेश्चन था स्पीयर में कौन सिलेंडर इंस्क्राइब था, और अभी आपने जस्ट पहला क्वेश्चन पढ़ा स्पीयर में कौन इंस्क्राइब था। तो दोनों में क्या चीज थी? सेंटर वाली बात। अब आपको पता है कोन में भी बेस ऑफ सेंटर ऑफ बेस होता है और सिलेंडर में भी सेंटर ऑफ बेस होता है। तो हम कहेंगे कि इसमें जब हम सिलेंडर इंस्क्राइब करेंगे ना, तो जो सिलेंडर का सेंटर ऑफ बेस होगा और जो कोन का सेंटर ऑफ बेस होगा वो सेम होना चाहिए आपका। तो मैं इसमें सिलेंडर इंस्क्राइब करूंगा, तो ये मैंने इसमें बेटा इंस्क्राइब कर दिया सिलेंडर। तो सिलेंडर का भी यही सेंटर ऑफ बेस होना चाहिए जो ये लिखा हुआ है। किसका है? जो कोन का। ये तो इसमें आप इस तरह सिलेंडर इंस्क्राइब कि दोनों का सेंटर ऑफ बेस, दोनों में, अच्छा कोन में भी सेंटर ऑफ बेस होता है और सिलेंडर में भी सेंटर ऑफ बेस होता है, दोनों सेम होनी चाहिए। बस ये क्लिक कर लो। ओके चलिए, यहां से यहां तक किसका रेडियस बोलते हो आप? यहां से यहां सिलेंडर ना, तो ये आप क्या लिखोगे? x। अंधाधुंधार नहीं लिख दोगे। r और h किसकी डायमेंशंस हो चुकी हैं? कोन की, इसीलिए मैंने ये लाइन लिखी है। अंधाधुंध x r नहीं लिख देना है। यहां से और यहां तक किसकी हाइट है? यहां से और यहां तक किसकी हाइट है? यहां से यहां तक पूछ रहा हूं, सिलेंडर की हाइट है। ये हमने लिख ली y। तो आप ये बताओ यहां से और यहां तक किसकी हाइट थी? कोन की h, और यहां से यहां तक किसकी हाइट है? सिलेंडर की। तो अब आप यहां लिखोगे कि लेट x and y denotes the dimensions of cylinder। ये दो लाइनें जरूर लिखोगे। तो आप मुझे ये बताओ बेटा यहां से और यहां तक की लेंथ क्या रहेगी? ये वाली h माइनस वाई। ये पूरी लेंथ क्या थी? h। ये कितनी है? y। तो ये क्या रहेगी? h माइनस वाई। नाम दे दीजिए बेटा a, b, c, d और e। अब ये बात आप सब समझदार हो। जिसने पहली लाइन पढ़ी हुई सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड इज कौन? इन कौन, तो पता है कि जो मेन फंक्शन है उसको एक वेरिएबल में बनाने की कंडीशन डायग्राम से आएगी। ये फिक्स कर लो माइंड में कि जिस क्वेश्चन में इंस्क्राइब वर्ड आया वहां पे कंडीशन एक वेरिएबल में बनाने की कंडीशन डायग्राम से आएगी। ये बात अच्छे से फिक्स कर लो आप माइंड में। क्लियर है आप सब यहां तक? ओके, अब आप पढ़ो। ये था सिर्फ पहली लाइन का मीनिंग जो हमने लिखा है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। तो मेन फंक्शन क्या हो गया? कर्व सरफेस एरिया। किससे लिख लिया? ए से। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। पता है अंधाधुंध क्या बोलते हो? व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर? अंधाधुंध पता है क्या कह दोगे? 2 पाई आर एच। कि दिस इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ध्यान से सुनना है आपको। आर और एच सिलेंडर की डायमेंशन है या कोन की? कोन की। और आप कर्व सरफेस एरिया किसका लिख रहे हो? सिलेंडर का। तो सिलेंडर की डायमेंशन क्या है? एक्स वाई। तो यहां पे कर्व सरफेस एरिया आपको लिखना है बेटा 2 पाई एक्स वाई। और इस कर्व सरफेस एरिया को क्या शो करना है? मैक्सिमम। देखिए आप लोगों में से किसी ने भी
कर्व सरफेस एरिया यहाँ अंधाधुंध लिख दिया 2 पाई आर एच, तो वो अपनी गलती खुद सोच लेगा कि मैं तो ये गलत लिख दिया। बेटा आप अपने हाथ से लिखोगे कि आर और एच किसकी डायमेंशंस हैं, कौन की, सिलेंडर की नहीं है। तो दैट्स वाई इन दोनों क्वेश्चन में पहले ये लाइन लिख लेना कि भाई कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का लिख रहे हैं, सिलेंडर की डायमेंशन एक्स वाई है तो 2 पाई एक्स वाई, और हमें इसको मैक्सिमम दिखाना है बस। क्लियर? तो इसको मैक्सिमम दिखाना है तो ये मेन फंक्शन हो गया। कितने वेरिएबल में? 2 में। कितने में बनाओगे? 1 में। कंडीशन कहां से आएगी 1 में बनाने की? डायग्राम से। और वो कंडीशन सुनेंगे आप, और वही कंडीशन एज इट इज हम यूज करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहां पे आपकी 2 ट्रायंगल्स हैं। पहली ट्रायंगल है बेटा ए बी ई, देखिए ध्यान से, ए बी ई, और एक आपकी ट्रायंगल है बेटा जी सी डी ई, सी डी। इन दोनों ट्रायंगल्स में एक एंगल जो कौन सा है बी, वो है भी कॉमन। दोनों ट्रायंगल्स में एक एंगल कंफर्म कॉमन। जब नाम ही लिख लो ए बी ई सी डी ई, तो एक एंगल ही तो कॉमन हो गया। इसका कौन सा एंगल ए और इसका कौन सा एंगल सी, कि भाई इसका कौन सा एंगल ए और इसका कौन सा एंगल सी, दोनों क्या है 90 डिग्री। तो इन दोनों ट्रायंगल्स के कितने कितने एंगल सेम हो गए? 2 2। तो हम लिखेंगे बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी, बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो हम लिख देंगे बाई एंगल एंगल, बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, कि भाई दोनों की दोनों ट्रायंगल्स हमारी क्या होंगी? सिमिलर होंगी। समझ गए बात? अब आपको पता है कि भाई दोनों ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हैं तो उनकी जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स हैं उनकी रेशियो सेम होगी, क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम होगी। तो सबसे पहले जो बड़ी वाली ट्रायंगल है ए बी ई, ए बी ई, इसका आप मुझे बेस बताएं। ए बी बेस पूछा मैंने, बेस ए बी ई का बेस क्या है? ए बी। छोटी वाली का बेस बताएं, सी डी। जो बड़ी वाली ट्रायंगल है ए बी ई, इसकी हाइट बताएं, ए ई, और जो छोटी वाली है उसकी हाइट बताएं बेटा, सी ई। आपको ये पता है जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगी तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम होगी। क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं? बेस बाई बेस, हाइट बाई हाइट, हाइपोटेन्यूज बाई हाइपोटेन्यूज। तो इसका बेस क्या है? ए बी। इसका बेस क्या है? सी डी। तो ए बी बाई सी डी। इसकी हाइट क्या है? ए। इसकी हाइट क्या है? सी ई। ओके, व्हाट इज ए बी बेटा? आर। व्हाट इज ए बी? आर। व्हाट इज सी डी बेटा? एक्स। व्हाट इज ए ई? एच। What is AB? H. And what is CE? H minus Y. Clear? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहां ले x यहां ले जाएंगे, तो हम ये कहेंगे भी x की जो वैल्यू आएगी यहां से वो क्या आएगी? R इंटू एच माइनस वाई, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा बेटा? h। अब ये बताओ यहां पे वेरिएबल कौन कौन है? अच्छा ये बताओ पहले वेरिएबल कौन कौन है? अच्छा मेन फंक्शन किसका ये बता दो। सिलेंडर का है, कौन का? सिलेंडर का है। तो इसमें मेन वेरिएबल है एक्स और वाई, और आर और एच कांस्टेंट है। क्योंकि जब आप कह रहे हो कि यहां पे वेरिएबल कौन कौन है? एक्स और वाई, तो आर और एच तो कांस्टेंट है। तो ये एक्स की वैल्यू बेटा यहां, तो ये हो गया भी a इज इक्वल्स टू 2 पाई, व्हाट इज योर एक्स? r इंटू एच माइनस वाई अपॉन क्या हो गया? h, और इनटू में क्या हो गया? भी पाई। तो ये हो गया बेटा आपका 2 पाई r बाई h, 2 पाई r बाई h। y को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया एच वाई माइनस वाई स्क्वायर। अब ये बताओ ये मेन फंक्शन कितने वेरिएबल में? एक में। नाम बोलो y। स्टार्ट द कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, तो हम लिखेंगे बेटा dA बाई dy। 2 पाई r बाई h क्या है? कांस्टेंट। इसका क्या डेरिवेटिव होगा? h, माइनस में क्या हो गया? 2y।
फिर मैक्सिमा मिनिमा कहता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करो, तो पुट dA by dy is equals to 0, dA by dy को 0 लिख दीजिए। तो हम लिखेंगे भी 2 pi r by h, और इनटू में क्या हो गया h minus 2y, किसके इक्वल हो गया 0। अब ऑब्वियसली ये तो 0 होगा नहीं, तो व्हाट इज योर h 2y। अब आप इस h की ये वैल्यू यहां पुट करो, h की वैल्यू पुट करो 2y यहां पे, तो ये हो गया x इज इक्वल टू r। व्हाट इज h बेटा 2y, तो 2y माइनस y, डिनोमिनेटर में क्या है h, व्हाट इज h 2y, तो दिस इज योर x इज इक्वल टू r, 2y माइनस y, y अपॉन 2y, y से y कैंसिल, 2 को यहां मल्टीप्लाई, तो r इज इक्वल टू 2x। लास्ट लाइन ही पढ़ी थी हमने, देखिए व्हाट इज द डायमीटर ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का रेडियस बताइए पहले आप, सिलेंडर का रेडियस क्या था x, तो उसका डायमीटर क्या होगा 2x। व्हाट इज द रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन r, तो r इज इक्वल टू 2x। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर का रेडियस क्या था बेटा x, तो व्हाट इज द डायमीटर 2x, किसके इक्वल, रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन r, तो r इज इक्वल टू 2x। हो गया। अब मैक्सिमम मिनिमा कौन बताएगा, सेकंड डेरिवेटिव, तो थर्ड स्टेप, इसको दोबारा डिफरेंशिएट y के रिस्पेक्ट, तो d स्क्वायर a by dy स्क्वायर, तो हम इसमें कहेंगे कि 2 pi r by s तो क्या है कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0, इसका डेरिवेटिव हो गया -2। अब 100% श्योर है कि ये नंबर कैसा होगा नेगेटिव बिकॉज ऑफ दिस, तो व्हाट इज योर कर्व सरफेस एरिया इज मैक्सिमम। यही आपको करना था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसको अपना ध्यान से पढ़ेंगे। ये बातें जरूर ध्यान रखेंगे जो हमने यहां लिखी, कहीं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर को अंधाधुंध लिख दो 2 pi r h, सिलेंडर की डायमेंशन है xy, तो 2 pi xy, कितने वेरिएबल में 2 x और y, तो बोल चुके हो ना 2 वेरिएबल x और y, तो वेरिएबल xy रहेंगे, r और x तो कांस्टेंट रहेंगे, और ये ध्यान रखिए। क्लियर है? तो प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन सुने। उस क्वेश्चन में जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है ये कंप्लीट, जो मैं रफ नहीं कर रहा हूं, ये आपका बेटा एज इट इज यूज होना है, बिल्कुल जैसे लिखा हुआ है बोर्ड पे एज इट इज, कोई भी वर्ड चेंज नहीं होना है। तो इसका मीनिंग आप समझ गए कि अगले क्वेश्चन में भी सिलेंडर किस में इंस्क्राइब है, कौन में। तो फोर्थ क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन, थर्ड और फोर्थ, कि भी शो दैट द वॉल्यूम ऑफ greatest cylinder, show that the volume of greatest cylinder, ठीक है, that can be inscribed in a cone, that can be inscribed in a cone, that can be inscribed in a cone of height h, of height h and semi-vertical angle, semi-vertical angle, semi-vertical angle 30 degree is 4 by 81 pi h cube। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। शो दैट वॉल, अच्छा पहले ये पढ़िए, सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड इन ए कोन, सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड इन ए कोन, एज इट इज, सब कुछ एज इट इज, जो बोर्ड पे लिखा है ये प्योर एज इट इज यूज करना है। क्लियर हो गई बात? सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड इन ए कॉन, एज इट इज यूज करना है जो बोर्ड पे लिखा है। बिल्कुल इसी तरह का एक एग्जांपल मिलेगा, बिल्कुल इसी तरह का, उसमें भी सिलेंडर किस में इंस्क्राइब्ड है, कॉन में, यही लिखा हमने आपको। तो पढ़िए, ये बात तो समझ रहे, सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड इन कॉन का मीनिंग, ये सेमी वर्टिकल एंगल 30 हम लास्ट में यूज करेंगे, फिलहाल बस इतना पढ़ो, सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड इन ए कॉन, ये डाटा लिख लीजिए सेम, वो बाद में यूज करेंगे 30 डिग्री। अब पहले 4 वर्ड पढ़ लो, वॉल्यूम ऑफ ग्रेटेस्ट सिलेंडर, तो आप सब समझदार, उसने सिलेंडर को क्या बोला, ग्रेटेस्ट सिलेंडर, कल भी याद होता है क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट वर्ड आया था। तो जब बेटा ये बताओ कि जब वो सिलेंडर को ग्रेटेस्ट सिलेंडर बोल रहा है,
तो उस सिलेंडर की वॉल्यूम भी ग्रेटेस्ट ही होगी, तो मीनिंग मैक्सिमम। तो व्हाट इज द मेन फंक्शन? वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या दिखानी है? ग्रेटेस्ट मीनिंग मैक्सिमम। किसकी वॉल्यूम? सिलेंडर। सिलेंडर की वॉल्यूम बोले आप सोच समझ के, पाई, अंधाधुंध ये मत लेना, पाई आर स्क्वायर एच, आराम से रिलैक्स होके। चलिए आप में से किसी ने लिख दिया व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? पाई आर स्क्वायर है। फिर सोचना यार आर और एच किसकी डायमेंशन है? कौन की? तो व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ सिलेंडर? मैंने रफ कर दी ना वो दोनों लाइन, तो मैंने कहा था वो दोनों लाइनें जरूर लिखेंगे आप क्वेश्चन में, कि जिससे आप ये कंफ्यूजन से बच जाओ कि ये किसकी डायमेंशंस है। ठीक है, तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? पाई एक्स स्क्वायर वाई। सिलेंडर का रेडियस क्या है? एक्स, हाइट वाई, तो पाई एक्स स्क्वायर वाई। और इस वॉल्यूम को क्या दिखाना है बेटा आपको? मैक्सिमम। तो पहले तो इन दोनों क्वेश्चंस में जब वॉल्यूम सरफेस एरिया लिखो तो ये बात ध्यान रखना, सिलेंडर की डायमेंशंस एक्स वाई है, ना कि आर एच। अब इस वॉल्यूम को क्या दिखाना चाहते हो? मैक्सिमम। तो ये मेन फंक्शन हो गया। अब ये मेन फंक्शन कितने वेरिएबल्स में है? दो में। कितने में बनाओगे? एक में। वेरिएबल सिर्फ कौन कौन है? एक्स और वाई। आर और एच कांस्टेंट है। व्हाट इज एक्स? एक्स पुट एक्स, ये सेम लिखना है, एक्स पुट करो यहां लिख दो। तो वॉल्यूम पाई, पहला वर्ड पाई, फिर मैं लिख देता हूं वाई। अगला वर्ड क्या बेटा? एक्स स्क्वायर, तो आर स्क्वायर एच माइनस वाई का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया? एच स्क्वायर। सोल्व कर लो। तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाई, आर स्क्वायर लिख देते हैं पहले, पाई आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। फिर क्या लिखा? वाई, ये वाला वाई। फिर इसका होल स्क्वायर ओपन किया तो एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hy। ओके, वाई को इससे क्या करो आप? मल्टीप्लाई। तो वॉल्यूम हो गया भी पाई आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा आपके पास वाई एच स्क्वायर प्लस में वाई क्यूब माइनस 2hy स्क्वायर। ये अब आपका मेन फंक्शन। अब आप ये बताओ कि मेन फंक्शन कितने वेरिएबल्स में है? कौन सा वेरिएबल? वेरिएबल सिर्फ कौन थे? एक्स और वाई। तो ये किस कौन से वेरिएबल में है? वाई। स्टार्ट द कॉन्सेप्ट। पहला स्टेप चलो आप डायरेक्ट लिखते हैं हम। ओके, किसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट? वाई के रेस्पेक्ट। फटाफट लिखेंगे आप, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो ये हो गया भाई डीवी बाई डी वाई। तो यहां हो गया भाई पाई आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर एज इट इज। वाई के रेस्पेक्ट करेंगे तो एच स्क्वायर, प्लस में क्या हो गया? 3y स्क्वायर, माइनस में हो गया बेटा 4hy। मैक्सिमा मिनिमा का सेकंड स्टेप क्या कहता है भाई? फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो। तो dv बाई dy को क्या पुट करेंगे आप? जीरो। तो आप सब समझदार हो, जब इसको जीरो लिखोगे आप तो ये तो जीरो होगा नहीं, ये जीरो हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास 3y स्क्वायर माइनस 4hy और प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सॉरी h स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। भाई जब इसको जीरो लिखेंगे तो ये तो जीरो होगा नहीं, दिस विल बी जीरो। अब हम इसके बनाएंगे फैक्टर्स। तो 3y स्क्वायर माइनस 3hy माइनस hy प्लस h स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। इन दोनों से कॉमन होगा बेटा 3y, तो हियर विल बी y माइनस h। फिर इनसे माइनस h कॉमन, y माइनस h, दैट विल बी इक्वल टू जीरो। तो इन दोनों से कॉमन y माइनस h, तो ये हो गया 3y माइनस h इज इक्वल टू जीरो। अब हम कहेंगे भाई या तो ये जीरो या फिर ये जीरो, तो मीनिंग y की वैल्यू या तो होगी h या y की वैल्यू क्या होगी? h बाई 3। नाउ दिस वैल्यू विल बी रिजेक्टेड, y, क्योंकि h किसकी हाइट है? कौन की? और y किसकी हाइट है? सिलेंडर की। तो क्या y और h इक्वल हो सकते हैं? नहीं बेटा, आप डायग्राम से देखो, क्या ये y और ये h इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते भी, तो रिजेक्टेड। तो व्हाट इज योर y बेटा? h बाई 3। अब मैक्सिमा मिनिमा कौन बताएगा? सेकंड डेरिवेटिव। तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? d स्क्वायर b बाई dy स्क्वायर। दोबारा डिफरेंशिएट, तो पाई आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर तो कांस्टेंट रहेगा। इसका डेरिवेटिव जीरो, इसका क्या हो गया? 6y, इसका 4h, तो 6y माइनस 4h। नाउ व्हाट इज y? h बाई 3। तो यहां y को क्या लिखोगे आप? h बाई 3। तो दिस विल बिकम 2h
2h माइनस 4h माइनस 2h, तो यहां हो जाएगा बेटा माइनस 2h। कंफर्म नंबर कैसा आएगा? नेगेटिव, तो वॉल्यूम इज मैक्सिमम। ये आप खुद समझदार हो, कर सकते हो आप कि भाई आपको वॉल्यूम क्या दिखानी थी? मैक्सिमम। मैक्सिमम मिनिमम कौन बताएगा? सेकंड डेरिवेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव निकाला, उसमें किसकी वैल्यू डालो? y की। कैसा नंबर आया? नेगेटिव, वॉल्यूम इज मैक्सिमम। देखो भाई क्लियर है, मेन है बेटा ये चीज है कि एक्स वाई वेक्टर लिखा था। अब मैं ये कंप्लीट रफ कर रहा हूं क्योंकि अब हमारा बचता है मेन काम, वॉल्यूम को 4/81 पाई h³ के इक्वल दिखाना। क्योंकि अभी तक आपको आभास हो रहा है अभी 30 डिग्री का तो यूज ही नहीं हुआ। देखिए y किसके इक्वल लिखा हुआ था आपका? याद कीजिए h/3। अब ये जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को बेटा इसके इक्वल शो करना है आपको। तो इस वॉल्यूम में इसमें क्या फर्क देख रहे हो? ये वॉल्यूम है x और y में, और ये वॉल्यूम प्योरली h में है। तो जब इस वॉल्यूम को इसके इक्वल प्रूव करना है आपको, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यही है ना, इसको इसके इक्वल शो करना है आपको, तो ये वॉल्यूम है प्योर x y में और ये वॉल्यूम प्योर h में है। तो मीनिंग आप इस वॉल्यूम को h में बनाओगे, तो इसका मीनिंग जो x और y है ना, उनको h की फॉर्म में निकालोगे, x और y को h की फॉर्म में निकालोगे। अब y तो आई है h/3, y को यहां डाल दोगे h/3। अब किसकी वैल्यू निकालोगे? x की। किसकी फॉर्म में? h की फॉर्म में। तो ही तो ये वॉल्यूम h की फॉर्म में आएगी। तो देखिए व्हाट इज y? h/3। इस y को बेटा यहां पे लिखिए आप h/3। तो x इज इक्वल टू हो गया h माइनस व्हाट इज y बेटा? h/3। डिनोमिनेटर में क्या हो गया भाई? h। तो x इज इक्वल टू हो गया r। ये क्या हो जाएगा भाई? 2h/3 और by h से h कैंसिल, तो दिस इज 2r/3। तो यहां से हमने देखा कि जो x की वैल्यू है वो क्या आई? 2r/3। लेकिन x की वैल्यू तो r की फॉर्म में आ गई, और y h/3 है, और x भी अगर किसकी फॉर्म में आएगा? x भी किसकी फॉर्म में आएगा? h की फॉर्म में आएगा, तो ही तो ये वॉल्यूम h की फॉर्म में आ पाएगी। तो लेकिन x तो r की फॉर्म में आ गया। अब x किसकी फॉर्म में आया? r की फॉर्म में। और अगर r को किसकी फॉर्म में निकाल दो आप? h की फॉर्म में, तो x आ जाएगा r की फॉर्म में। अब आप इसका यूज करोगे सेमी वर्टिकल एंगल 30। तो ये बताओ कि ये पूरे एंगल कितना होता है? ये पूरा, इस पूरे एंगल को हम क्या कहते हैं? वर्टिकल एंगल। ये पूरा एंगल होता है वर्टिकल एंगल। सेमी मीनिंग इसका हाफ, यहां से यहां तक, तो ये हो गया 30 डिग्री। तो अब देखिए ध्यान से। अच्छा x किसकी फॉर्म में? ये बताइए। r की फॉर्म में। x किसकी फॉर्म में आया? r की फॉर्म में। तो वो ट्रायंगल ढूंढो जिसमें r है, बस वो ट्रायंगल ढूंढो। तो देखिए वो ट्रायंगल कौन सी पता है? ABE, दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल से। तो आपके सामने ये ट्रायंगल ऐसे बनी है, ध्यान से देख लेना, मैं थोड़ा उल्टा बना रहा हूं इसको। यहां पे A है, यहां B है, यहां पे E है। ये पता है क्या है? R। ये पता है क्या है? H। ये पता है क्या है? 30। और ये कितना है? 90। देखो ध्यान से ट्रायंगल ABE, इस ट्रायंगल को उठा के हमने ऐसे बना दिया। अब 30 डिग्री इस पे बना है, तो कंफर्म ये क्या है बोला? बेस है। कहीं यहां देख के सोच लो कि ये तो हाइट है बेटा, 30 इस पे बना है, 30 इस पे बना है, तो ये बेस हुआ। तो दैट्स व्हाई मैंने कहा ना भाई इस ट्रायंगल को उठा के ऐसे। तो ये क्या हो गया? बेस, और ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर बाय बेस 10, तो r/h क्या लिखेंगे आप? 10/30। 10/30 क्या हो गया अभी? 1/√3। तो यहां से r की क्या वैल्यू आ गई बेटा? h/√3। अब आप इस r को अपना यहां पुट करो, तो x की वैल्यू होगी 2/3। व्हाट इज r बेटा? h/√3। दिस इज योर x। किसकी फॉर्म में आ गया? h की फॉर्म में। अब ये y और ये x दोनों यहां, तो वॉल्यूम। पहला वर्ड क्या है? पाई। व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? x स्क्वायर। x स्क्वायर 4x²/27। फिर क्या है? y। व्हाट इज y बेटा? h/3 हो गया। 4πh³/। तो ये सब काम किस लिए हुआ? ये क्लियर हुआ कि भाई हमें इस वॉल्यूम को इसके इक्वल दिखाना है।
हमें इस वॉल्यूम को इसके इक्वल दिखाना है, मीनिंग इस वॉल्यूम को प्योरली एच में दिखाना है। तो दैट्स वाई एक्स और वाई हमें एच की फॉर्म में चाहिए। वाई तो आ चुका था, एच की फॉर्म में आ चुका था, याद कीजिए आप। एक्स को एच की फॉर्म में लाना है, तो वाई को हमने यहां डाला तो एक्स किसकी फॉर्म में आया, आर की फॉर्म में। अब एक्स को लाना है एच की फॉर्म में, तो वो ट्रायंगल ढूंढ लो जिसमें आर और एच है। तो ये आ रहा है एच की फॉर्म में, आर लिखा है, एच की फॉर्म में आ गया। अब ये एक्स ये वाई बेटा अपना यहां डाल दो। तो प्लीज ये दोनों क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, ओके। अब हम इस एक्सरसाइज का आपको एक लास्ट क्वेश्चन समझा रहे हैं, प्लीज वो समझें। और बेटा प्लीज उसके बाद रिक्वेस्ट है आपसे, फिर फाइनली रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, एग्जाम्पल्स आपको कोई भी लिव आउट नहीं करना है। आपका 6 नंबर की बात है ये, एग्जाम्पल अगर छोड़ दिए तो ये बात ध्यान रखना, हो सकता है एग्जाम्पल भी आ जाए। तो अगर आपको 6 नंबर लिखना है, मैंने लॉजिक समझा दिया है आपको कि पहला काम मेन फंक्शन ढूंढिए भैया, फिर देखो वो एक वेरिएबल में है या नहीं है, अगर नहीं है तो उसको बनाओ, या उसको एक वेरिएबल में बनाने की कंडीशन या तो क्वेश्चन में गिवन होगी या डायग्राम से, और एक वेरिएबल में बनाने के बाद तो कोई झंझट ही नहीं। तो लास्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट में लिखूंगा नहीं क्योंकि काफी लेंथी स्टेटमेंट है, आप अपनी अकॉर्डिंग बुक में पढ़ते रहेंगे, मैं यहाँ पे लिखता रहूंगा। तो जो ये लास्ट क्वेश्चन है मैंने छोड़ा था बीच में से, तो देखिए इसमें क्या है कि आपका कॉस्ट ऑफ फ्यूल, आपको ध्यान हो गया होगा अभी तक, कॉस्ट ऑफ फ्यूल, उस क्वेश्चन की पहली लाइन लिखना, कॉस्ट ऑफ फ्यूल फॉर रनिंग ए बस is proportional to the square of the speed of bus measured in kilometer per hour। लाइन पढ़ ली होगी आपने। कॉस्ट ऑफ फ्यूल, तेल का खर्चा, फॉर रनिंग ए बस, एक बस चलाने के लिए किसके प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ बस, और स्पीड किस में मेजर है, किलोमीटर पर। तो कॉस्ट ऑफ फ्यूल को मैं इसके प्रोपोर्शनल लिख दूंगी, स्पीड ऑफ बस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। ये है उस क्वेश्चन की पहली लाइन। तो पहली लाइन ही सोल्व करते हैं, दूसरी लाइन पढ़ी भी नहीं है मैंने, कि कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ बस। पहली लाइन, अभी दूसरी लाइन नहीं पढ़ रही, पहली लाइन लिखते हैं। तो मैंने लिखा कि सबसे पहले लिख दीजिए कि लेट v डिनोट्स द स्पीड ऑफ बस। v किसको डिनोट करता है, स्पीड ऑफ बस, v डिनोट्स द स्पीड ऑफ बस। तो यहां से हो गया बेटा कॉस्ट ऑफ फ्यूल किसके प्रोपोर्शनल हो गया, v स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो कोई कांस्टेंट लिखेंगे आप, तो कॉस्ट ऑफ फ्यूल किसके प्रोपोर्शनल हो गया, सॉरी किसके इक्वल हो गया, k इंटू वी स्क्वायर। ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं, ये थी उस क्वेश्चन की पहली लाइन, अब मैं उस क्वेश्चन की लिख रहा हूं दूसरी लाइन। पहली लाइन क्लियर हो जाएगी, सिंपल कोई भी लिख लेगा यार आप में से। कॉस्ट ऑफ फ्यूल है, प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ बस, स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ बस। स्पीड ऑफ बस क्या मानी, v, प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, ये हटाया इज इक्वल टू k v स्क्वायर। सेकंड लाइन में है कि जो आपका कॉस्ट ऑफ फ्यूल है, कॉस्ट ऑफ फ्यूल जो है वो है 48 रुपीज पर आवर, ये लिखा है। और फिर क्या लिखी, व्हेन द स्पीड ऑफ बसेस, दूसरी लाइन पढ़ी आप बुक में लिखा है इट कॉस्ट का मीनिंग कॉस्ट ऑफ फ्यूल, वो इतना है 48 रुपीज पर आवर। कब है, व्हेन द स्पीड ऑफ बसेस 20 किलोमीटर पर आवर, जब उसकी स्पीड क्या हो, 20 किलोमीटर। What is the cost of fuel beta? 48. This is equal to k. What is your speed by 20 का स्क्वायर। cost of fuel क्या दे रखा है, 48 लिख दीजिए, या 40, स्पीड क्या दे रखी है बेटा, 20 लिख दीजिए। तो ये हो गया बेटा 48 इज इक्वल टू k इंटू 400। तो यहां से k की क्या वैल्यू आ जाएगी, 48 बाई 400। 16 से कैंसिल करेंगे तो क्या हो गया, 3 बाई 25। अब इस k को आप यहां लिख दीजिए वापस। तो इसका हमें क्या पता चल गया, कॉस्ट ऑफ फ्यूल। तो कॉस्ट ऑफ फ्यूल जो है वो किसके इक्वल हो गया, 3 बाई 25 वी स्क्वायर।
तो आई थिंक पहली दो लाइन तो आप में से कोई नहीं कर सकता है। क्लियर हो गई सबको ये बात? कैन आई रफ देम? क्या मिटा दूं मैं ये सब? कि भाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल किसके प्रोपोर्शनल है? स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ बस। स्पीड ऑफ बस क्या मानेगी? तो कॉस्ट ऑफ फ्यूल प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। ये हटाया टी वी स्क्वायर। फिर कॉस्ट ऑफ फ्यूल है 48 रुपीज, स्पीड ऑफ बस है 20। दोनों यहां पुट करो, के आया के को यहां वापस लिखो, दैट इज कॉस्ट ऑफ फ्यूल। ओके, चलिए अब इसकी है लास्ट लाइन। अब उसने आपसे ये कहा कि फाइंड द मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड। कि आप लोग क्या फाइंड करो? मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड। कि फाइंड द मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड। कि मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड फाइंड करो। कि फाइंड द मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड इफ द फिक्स्ड चार्जेस आर रुपीज या 108 रुपीज पर आवर over and above the running charges. Over and above the running charges. Over and above the running charges. ये है लास्ट। तो आई होप पहली दो लाइनें समझ गए होंगे आप या नहीं? लिख लेंगे दो लाइनें तो। चलिए अब आप सब मुझे ये बताओ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड? कि भाई मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड की डेफिनेशन क्या होगी? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड? तो देखिए, आप लोगों में से कोई बाइक चलाता है, कोई भी कार चलाता है, तो उसकी ये लिखी आती है भाई इसकी जो एवरेज स्पीड जैसे आपसे ये बोला जाता है सिंपली कि भाई अगर आप इसको कॉन्टिन्यूस, इस कार को कॉन्टिन्यूस 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलाएंगे तो आपका तेल कम खर्च होगा, है ना? बोलते हैं ना ये चीज, आपकी एवरेज अच्छी आएगी, और एवरेज अगर अच्छी आएगी तो तेल कम खर्च होगा। अब तेल कम खर्च हुआ तो खर्चा कम हो गया। भाई उस पे लिखा आता है कि इसकी एवरेज स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर है, तो उसका मीनिंग समझते हैं आप क्या है? कि ये इसकी एवरेज है। एवरेज का मीनिंग जब आप उसको 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलाते रहेंगे कॉन्टिन्यूस, आप समझदार हो सभी कि अगर हम इस कार को 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलाते रहे तो चलाते रहेंगे, एक ही स्पीड पे अगर चलाएंगे तो सब समझदार हो आप, फिजिक्स वगैरह पढ़ते हो आप, तो एवरेज अच्छी आएगी, बहुत अच्छी आएगी एवरेज। अब एवरेज अच्छी आएगी तो तेल कम खर्च हुआ, और तेल कम खर्च हुआ तो आपका खर्चा कम हो गया। तो व्हाट इज द मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड का मीनिंग? इट इज द स्पीड, कि ये आपकी वो स्पीड होगी एट विच द कॉस्ट इज मिनिमम, कि भाई जिस पे आपका कॉस्ट क्या होगा? कम से कम होगा। समझ गए? इकोनॉमिकल का मीनिंग ही क्या होता है बेटा? इकोनॉमिकल का मीनिंग होता है कि कम से कम खर्चा हो। इकोनॉमिकल का मीनिंग ही क्या है? खर्चा कम से कम। तो मीनिंग आपको फाइंड क्या करनी है? मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड। तो आपको फाइंड क्या करनी है? स्पीड फाइंड करनी है, स्पीड। और कौन सी स्पीड? जिसपे आपका कॉस्ट मिनिमम। तो यहां मेन फंक्शन कौन है? कॉस्ट, और वो कम से कम होनी चाहिए। समझ गए बात को मैं क्या कह रहा हूं? कि भाई अगर हम 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलाएंगे तो हमारी एवरेज अच्छी आएगी, एवरेज अच्छी आएगी, तेल कम खर्च होगा, तेल कम खर्च होगा तो खर्चा कम हो गया। तो मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड हुआ कि ये वो स्पीड होगी जिसपे हमारा खर्चा कम से कम होगा। तो मेन फंक्शन कौन है? कॉस्ट, और वो मिनिमम होना चाहिए, और निकालनी आपको स्पीड है। अब आगे बढ़िए। इफ द फिक्स्ड चार्जेस आर 108 रुपीज ओवर एंड अबव द रनिंग चार्जेस। भाई आपसे कोई भी सिंपल एक बस चलती है, बस में ये बोला जाता है, कोई भी मान लीजिए उसका कोई कंडक्टर है, कोई भी है जो उस बस को चलाएगा, तो उसको उसका ओनर एक बात कहता है, वो ये कहता है भाई हम आपको ये तेल का खर्चा दे रहे हैं, और इस तेल के खर्चे के अलावा हम आपको ये आपका इंडिविजुअल खर्चा दे रहे हैं। तो आप ये बताइए उस ड्राइवर या कंडक्टर की जेब में कितना पैसा होगा? एक तो जो उसको इंडिविजुअल खर्चे के लिए मिला है, और एक जो उसको कॉस्ट ऑफ फ्यूल मिला है, जो तेल का खर्चा मिला है, वो कॉस्ट होगी ना टोटल। तो सबसे पहली बात तो ये बात दिमाग में आनी चाहिए कि जब वो बस चल रही है तो स्पीड कैसे मेजर करोगे? कैसे सोचोगे? कहीं ना कहीं जाके रुकेगी तो सही वो।
तो पहले चलिए हम ये लिखते हैं कि भाई लेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस। भाई कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो, ये थोड़ी ना कि वो चली रही है। तो मान लेंगे लेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस x किलोमीटर मान लेते हैं कि भाई वो बस कितने किलोमीटर जाती है, x किलोमीटर जाती है। तो अब मैं कहूंगा भाई टोटल टाइम टेकन। अच्छा ये बताओ आप सब एवरेज कब निकालोगे, समझदार हो आप सब। एवरेज कब निकालोगे, पहले आप ये देखोगे कि वो कितने किलोमीटर चली, कितने किलोमीटर चली और कितना तेल खर्च हुआ। तो पहले ये देखोगे ना भी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की उसने। तो हमने मान लिया लेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस, वो मान लीजिए कि वो बस x किलोमीटर चली थी। अब उसकी स्पीड पहले बोल चुके हो v है आपकी, तो व्हाट इज द टाइम टेकन बाय बस। तो स्पीड क्या होती है बताओ, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो व्हाट इज द टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो व्हाट इज द टाइम, x by v हॉर्स। अब इसमें आपका मेन फंक्शन क्या है, कॉस्ट। अब देखिए अगर आप इसमें समझ रहे हैं तो कॉस्ट कैसे गिवन, जैसे पिछली सेकंड लाइन में कॉस्ट गिवन थी 48 रुपीज पर आवर, 48 रुपीज पर आवर टाइम के अकॉर्डिंग। तो इसमें फिक्स चार्जेस क्या है, 108 रुपीज पर आवर है। तो मीनिंग 1 घंटे का 108 रुपए, तो 2 घंटे का 216 रुपीज। तो मीनिंग टाइम से उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब कॉस्ट में कौन से दो वर्ड है, एक तो रुपीज है और एक क्या है, टाइम। रुपीज और टाइम। तो अब ये बताइए उस ड्राइवर के पास टोटल रुपीज कितने थे, एक तो एक उसका ये खर्चा था और एक इसका खर्चा था फ्यूल का। तो उसके पास टोटल रुपीज कितने हैं, 108 प्लस 3/25 v स्क्वायर। ये तो उसके पास टोटल रुपीज है, ये तो हो गए रुपीज। और चार्ज कैसे पढ़ रहे हो आप, रुपीज है और क्या है, टाइम। तो व्हाट इज द टोटल टाइम, x by v। इसके बाद आपको करना है, मैं यहां से दोबारा समझाता हूं, यहां तक समझ गए होंगे आप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड, कि भाई इकोनॉमिकल मीनिंग खर्चा कम से कम। तो मीनिंग हमें फाइंड करनी है स्पीड जिसपे हमारा खर्चा कम से कम। तो मेन फंक्शन कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए, फाइंड v करना है। फिर हमने सोचा कि जब एवरेज वगैरह हम तब मेजर करेंगे जब हम ये पता हो कि भाई हमें कितने किलोमीटर जाना है, तभी तो एवरेज निकालेंगे, थोड़ी ना चलते रहे। तो हमने मान लिया कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बस ने कितनी की, x किलोमीटर। टाइम इसने लिया x by v, और समझ गए डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, स्पीड, दैट इज टाइम। अब हमने देखा कि भाई जो कॉस्ट हमें गिवन थी 48 रुपीज पर आवर, टाइम के अकॉर्डिंग, रुपीज टाइम, रुपीज टाइम, 108 रुपीज पर आवर, रुपीज टाइम, टाइम से मल्टीप्लाई। तो कॉस्ट में पहली चीज क्या है, रुपीज। तो उस ड्राइवर की जेब में कितने रुपए हैं, 108 रुपए के अलावा तेल का खर्चा है, तो 108 प्लस कॉस्ट ऑफ फ्यूल, ये तो हो गए रुपीज। तो कैसे है कॉस्ट, कैसे है, रुपीज इंटू टाइम। व्हाट इज टाइम, x by या ओके। व्हाट इज द वेरिएबल, कितने वेरिएबल इसमें, सिर्फ एक, v। डिस्टेंस हमने मानी है, मैं यहां पे 10 किलोमीटर लिख देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ना उससे। 1 किलोमीटर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ना। 1000 किलोमीटर लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ना। यहां वेरिएबल सिर्फ v है। तो x को तो आप बाहर रहने दो, 1 by v को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो जाएगा बेटा 108 by v, प्लस में हो जाएगा 3/25। चलिए कंप्लीट ही मल्टीप्लाई कर देंगे, 108x by v, और यहां हो जाएगा बेटा vx। अब ये क्वेश्चन अब आपको, ये आपका मेन फंक्शन है कॉस्ट, और इस कॉस्ट को क्या दिखाना चाहते हो आप, इस कॉस्ट को क्या शो करना चाहोगे, मिनिमम। लास्ट क्वेश्चन है बेटा आपका ये। तो दिस इज मेन फंक्शन, इसको क्या दिखाना है, मिनिमम। कैसे करेंगे, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव। किसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट, v के रेस्पेक्ट, x कांस्टेंट है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या पुट करेंगे, 0, वहां से स्पीड आ जाएगी v, 30 किलोमीटर पर आवर। फिर इसका कौन सा डेरिवेटिव, सेकंड, क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, कॉस्ट इज। दिस इज मेन फंक्शन, मिनिमम दिखाना है, कितने वेरिएबल में है, एक, नाम v, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू v, फर्स्ट डेरिवेटिव। फिर उसको 0, वहां से v मिल जाएगा, x कांस्टेंट है। ओके, 0 पुट करोगे तो x तो 0 होगा ही नहीं, x कांस्टेंट है।
क्लियर? वहां से v आ जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। फिर कॉस्ट को क्या दिखाना है? मिनिमम। तो कौन सा डेरिवेटिव? सेकंड। क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। कॉस्ट इज मिनिमम। ओके, और जो स्पीड आएगी 30 किलोमीटर पर आवर, दैट विल बी मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड। तो ये थी बेटा आपकी एक्सरसाइज 8.6। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। मैंने पूरा टाइम लेके आपको एक्सरसाइज पढ़ाई है, तो प्लीज ये एक्सरसाइज मैं चाहूंगा कि आपको बहुत अच्छे से आएगी एक्सरसाइज। क्लियर? और मैं चाहूंगा बेटा, प्लीज मैं चाहूंगा, फिर से कह रहा हूं, आप लोग एग्जाम्पल्स जरूर करेंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज से कोरिलेटेड अगर आपने एक्सरसाइज समझी है तो मैं कंफर्म आपसे कह रहा हूं, 100% कह रहा हूं, एग्जाम्पल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपको लगेगा कि इस एक्सरसाइज के इस क्वेश्चन से रिलेटेड है ये एग्जाम्पल, मैं तो कर दूंगा भाई इसको। तो प्लीज ये सब अच्छे से पढ़ें बेटा, अच्छे से रहें, अच्छे से पढ़ें। थैंक यू वेरी मच।